अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद देखते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना राष्ट्रवाद कहलाता है। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसका जन्म 1769 में हुआ। इसके बारे में हमने जब क्लास 9th में फ्रांस की क्रांति वाला चैप्टर किया तो उस नेपोलियन के बारे में पढ़ा है। तो इसने अपने कार्यों से यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया और इसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और लोकप्रियता हासिल की और ऐसे ऐसे करते वो जो है फ्रांस का शासक बन गया। उदारवाद क्या है? यह शब्द एक लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है और उसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। निरंकुशवाद क्या है? ये एक ऐसी सरकार जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उनसे पूछा जाता है। यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो जाता है। रूमानीवाद क्या है? ये एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। जंकर्स कौन थे? तो पर्शा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार लोग शामिल थे, उनको क्या बोलते थे? जंकर्स। ये पर्शा है एक देश। राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण है? पहला कारण निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। ये नारा फ्रांस की क्रांति से ही निकल कर आया है। और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। यूरोप में राष्ट्रवाद का अगर आप क्रम से देखेंगे विकास, तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में, फिर नागरिक संहिता 1804 में, वियना की संधि होती है 1815 में और 1815 में ही नेपोलियन की हार होती है वाटरलू के एक युद्ध में। इसके बाद 1848 में उदारवादियों की क्रांति होती है, फिर जर्मनी का एकीकरण और उसके बाद में होता है इटली का एकीकरण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो यूरोप में अलग अलग समाज थे जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य और इसमें जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली ऐसी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। कौन से? हैब्सबर्ग साम्राज्य में। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान और उसकी संस्कृति एक समान होना बहुत जरूरी होता है। यूरोपीय समाज असमान रूप से दो वर्गों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में कम जनसंख्या थी, जमींदारी लोग थे, उन खेतों के मालिक थे और उनको सब अधिकार प्राप्त थे। वहीं निम्न वर्ग में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, उनके पास जमीन नहीं थी, वो लोग किराए पर रहते थे और उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे। एक नया मध्य वर्ग आता है, इसमें जो है शिक्षक थे, डॉक्टर थे, उद्योगपति थे, पढ़े लिखे व्यापारी होने के नाते उन्हें एक समान कानून की मांग थी, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार अब सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति होती है और इसमें एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण जो सीमा शुल्क थे वो ख़त्म नहीं हो पाए। इसलिए एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का नाम रखा गया जोल्वेराइन। जो भी शुल्क अवरोध के थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 30 से हटकर 2 हो गई। नेपोलियन के समय केवल पुरुष नागरिक जिनके पास धन है उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में पर्शा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधकों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई जो पहले 20 होती थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत जो है फ्रांस से ही होती है। 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकार का झुकाव रूढ़िवाद की तरफ दोबारा बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहती थी। मतलब जब नेपोलियन हार जाता है तो यूरोप की सरकार का झुकाव फिर से रूढ़िवादियों की तरफ ही हो जाता है। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जो भी जीता हुआ मतलब जो भी जीता था उन सबको ख़त्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता हुआ और वो समझौता हुआ वियना में, तो इसलिए उसको वियना समझौता या वियना संधि के नाम से ही जाना जाता है। इसमें ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए और इसकी अध्यक्षता
वियना समझौते की अध्यक्षता किसने की? ऑस्ट्रिया के एक चांसलर जिसका नाम ड्यूक मैटरनिक था उसने की। इस संधि की क्या क्या विशेषताएं थी? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश को दोबारा से स्थापित करना, इसके मुख्य यानी राजतंत्र को दोबारा लेकर आना। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था की शुरुआत करना था। उन इलाकों पर से फ्रांस ने अब आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे, और फ्रांस के सीमा विस्तार ना हो इसके लिए नए नए राज्य बना दिए गए। यूरोप में क्रांतिकारी यूरोपियन सरकार के इन सभी निर्णयों के विरोध में अब क्रांतिकारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, और इन क्रांतिकारियों का मकसद क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि जो बनी है उसका विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करना। 1830 का जो साल था उसे कठिनाई का महान साल कहा जाता है। इसमें भूख, कठिनाई और जन विद्रोह हुआ। जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, लोग गांव से शहर की ओर चले गए, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई। इन सालों के दौरान फसल जो है वो बर्बाद हो गई, जिससे खाने की जो सामग्री थी उसकी कीमतें बढ़ने लगी। छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ अब विद्रोह करना शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, उन्होंने अवरुद्ध करना शुरू कर दिया, और इन सब से कृषक विद्रोह, इन सभी को जो है कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, और इससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव कौन कौन से थे? 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार, सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, और इन सब से जो है धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी अब कम होने लगी। जर्मनी का एकीकरण। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। तो उसके बाद प्रशा जो है ये भार अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री होता था ओटोमन बिस्मार्क। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 साल के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा को जीत हासिल हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा अब घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में प्रशा को महान शक्ति के रूप में स्थापित किया। जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर अब जोर दिया गया। इसके बाद इटली का एकीकरण होता है। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 में जुसेपे मेत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम शुरू किया। 1830 व 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस सेर्डेनिया पिगमेंट ने एक कूटनीति संधि तैयार की और इसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। अब ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। राष्ट्रवाद ऐसे नहीं होता कि 1 दिन में, 2 दिन में, आज कल में मिल जाए, नहीं, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं होता था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श या आयरिश जैसे ढेर सारे समाज थे जिसे नरजातीय समाज बोला जाता था। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को जो है बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।